प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने कंप्लीट हिस्ट्री को स्टडी किया है और आज जो इम्पोर्टेंट फिगर अपने सामने है वो है आपका जोफ्री चौसर। क्या है? जोफ्री चौसर। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हमने देखा था कि एंग्लो सेक्शन पीरियड जब खत्म हो गया था तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर जो 1066 आपको डेट याद होगा कि 14 अक्टूबर 1066 से नॉर्मन स्टार्ट हो जाते हैं जो फ्रांस से आए थे। वही एक एज आता है जो चौसर के नाम से जाना जाता है, जिसे एज ऑफ चौसर के नाम से जाना गया। और एज ऑफ चौसर का जो कार्यकाल है वो 1340 से लेकर 1400 तक, यानी कि 1340 से 1400 यहाँ पर इनका जन्म होता है और यहाँ तक इनका लाइफ स्पेन चलता है। और यहाँ पर जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो प्रोमिनेंट फिगर चौसर साहब होते हैं, जोश्री चौफर, इसीलिए इस काल को इनके नाम से जाना गया और जिसका नाम रखा गया एज ऑफ चौसर। क्या रखा गया? एज ऑफ चौसर रखा गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जॉफरी चौसर। देखिए, इनके जो पापा थे, इनके फादर जो थे, ये एक अच्छे इनके प्रोस्पिरियस वाइन मर्चेंट थे, शराब का काम करते थे। दूसरी बात मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो जोफ्री चौसर का जो पूरा जीवन काल है वो 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, वो मैं आपसे बात करूंगा उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से। इनका अपने आप में एक इटालियन काल आएगा, इटालियन पीरियड के साथ साथ इनका फिर फ्रेंच पीरियड आएगा और फ्रेंच पीरियड के साथ साथ इनका फिर इंग्लिश पीरियड आएगा। ये अकेले ही 3 पीरियड में रहे थे। इन्होंने कौन कौन से क्रिएशन लिखे, इन्होंने क्या क्या लिखा और किन किन को मेंशन किया। दूसरी बात आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि इनके बारे में, ये जो जोफ्री चौसर जो अपने पोइट थे, ये कभी भी इन्होंने आम आदमी के बारे में नहीं लिखा। इन्होंने हमेशा अपर क्लास के लोगों के बारे में लिखा। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि नॉर्मल लोगों के लिए या आम लोगों के कवि नहीं थे। ये आम लोगों के कवि नहीं थे, स्पेशल कुछ चुनिंदा लोगों के ये कवि थे। देखिए, यहाँ पर इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने 3 राजाओं के राज्य के अंदर या शासन के अंदर ये रहे। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। ये 3 राजा इनके जीवन में, या इन्होंने चौसर साहब ने 3 राजाओं का कार्यकाल देखा, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। 1327 यानी 1327 से 1377 तक और 1377 से 1399 एंड 1399 से 1413। तो 3 राजाओं का इन्होंने देखा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फाइव। फिर मैं आगे अगर आपसे बात करना चाहूँ यहाँ पर तो देखिए, ही ऑल्सो ट्रेवल्ड टू जिनेवा एंड फ्लोरेंस। फ्रांस के अंदर इनको कई बार भेजा गया। और आपको एक बात बता दें कि जब इनको पुलिस पकड़ लेती है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एडवर्ड जो राजा थे उनके ये काफ़ी कांटेक्ट में थे, काफ़ी नज़दीकी थे, तो इन्होंने ही चौसर साहब को छुड़ाया था। उनकी बात मैं आपसे करूँगा धीरे धीरे, भी आप पढ़ते रहिए। तो ये जिनेवा फ्लोरेंस से घूमने गए और यहाँ पर देखो 1366 यानी 1366 में चौसर मैरिड फिलिपा रॉइट। इन्होंने शादी कर ली यहाँ पर 1366 में। एंड 1374 चौसर वॉज अपॉइंटेड कॉम्पेट्रोलर। ये जो उपाधि थी उस उपाधि के ऊपर ये अपॉइंट किए गए। एंड 1386 1386 में ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट। केंट की एक पोस्ट थी, उस केंट की पोस्ट के लिए इनको 1386 यानी 1386 में पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया गया। दूसरी एक बात और ये ध्यान रखनी है कि ही वर्कड एज ए जस्टिस ऑफ पीस। किस नाम से दिया गया? जस्टिस ऑफ पीस। इनको जस्टिस ऑफ पीस कहा गया। ठीक है। चलिए, ही वर्कड एज जस्टिस ऑफ पीस, यहाँ पर कहा गया जस्टिस ऑफ पीस। इन्होंने इस पे भी काम किया। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दें, चौसर इनको मृत्यु के बाद इनको पहली बार दफनाया गया था कहाँ पर? वेस्ट मिनिस्टर एबे के अंदर। यहाँ पर इनको जब दफनाया गया, ये वो जगह थी जिस जहाँ पर दफनाया गया, इस जगह को द पोइट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। अब तो फिर भी लगभग बहुत सारे कवियों को यहाँ दफनाया गया, पर उस टाइम पे इनको दफनाया गया था। तो यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर एबे के अंदर इनको दफनाया गया। आर्नोल्ड कॉल्ड हिम। आर्नोल्ड ने इनके बारे में कहा है और इनको क्या कहा है?
इनको कहा है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। क्या कहा है इनको? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है आर्नोल्ड ने। और ड्राइडन ने इनका एक कैंटरबरी टेल्स, जो कैंटरबरी टेल्स थी, कैंटरबरी टेल्स जो आपके जोफ्री चौसर ने लिखी थी, इसको इंग्लिश के अंदर ड्राइडन साहब ने वापस ट्रांसलेट किया था। तो जो आपके ड्राइडन थे, जॉन ड्राइडन, इन्होंने रिरोट मतलब दोबारा लिखा था कैंटरबरी टेल्स को मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यहाँ से। इनको नेशनल पोइट भी कहा गया। ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोइट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर ये पहले नेशनल पोइट थे, यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, जोफ्री चौसर साहब। एंड ड्राइडन सेड अबाउट हिम, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ड्राइडन ने इनके बारे में दो कोटेशन दिए थे, जॉन ड्राइडन ने। पहला जो कोटेशन था वो था हियर इज द गॉड्स प्लेंटी, और दूसरा इनका स्टेटमेंट था अ रफ डायमंड एंड फर्स्ट बी पॉलिश्ड इरे ही साइंस। ये जोफ्री चौसर के लिए ड्राइडन साहब ने कहा था। इसके बाद यहाँ से देखिए एक और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ रहा है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा गया और ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी इनको कहा गया। किसने कहा? ये तो अभी अभी अर्नोल्ड साहब ने कहा। और ग्रैंडफादर ऑफ नॉवेल किसके लिए कहा, तो वो भी आ जाएगा जीके सेंटर में। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग या फिर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, यानी पुनर्जागरण का भोर का तारा कहा गया, कि पुनर्जागरण इन्हीं के बाद शुरू हुआ था। तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा गया। इसी के साथ ही ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने पहली बार ओटेवा रीमा, यानी 8 सिलेबल थे, एक लाइन के अंदर 8 सिलेबल थे, उस चीज को बोलते हैं ओटेवा रीमा, जिसके अंदर 8 सिलेबल होते हैं, 8 सिलेबल होते हैं। तो इन्होंने, अब इनकी एक बुक थी द बुक ऑफ द डचेस। क्या थी? द बुक ऑफ द डचेस थी जोफ्री चौसर साहब की। इस बुक के अंदर इन्होंने पहली बार ऑटो रीमा का यूज किया था, यानी 8 सिलेबल वाली लाइन का यूज किया था, पोम का यूज किया था। दूसरी बात, आपको एक बात का पता होना चाहिए, जब चौसर डिप्लोमेटिक मिशन के लिए इटली गए थे, इनको एडवर्ड मोदेनिया जो राजा थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन के लिए जब इनको इटली भेजा गया, तो चौसर साहब दो लोगों से मिले, एक तो पेट्रार्क था और एक बोकेशियो, ये दो थे। और ये बोकेशियो का तो इतना इन्फ्लुएंस पड़ा इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए चौसर साहब बोकेशियो से। बाद में ये जब इंग्लैंड इटली जाते हैं तो ये मिलते हैं इन दोनों से, इसकी बात आगे आएगी, अभी देखिए। तो सर मैक्स ए क्लियर रेफरेंस पेट्रार्क इन हिज क्लर्क्स टेल। जो क्लर्क्स टेल थी, ये जो कहानी थी, इनका जो क्रिएशन था क्लर्क्स टेल, इस क्लर्क्स टेल के अंदर चौसर साहब ने पेट्रार्क का रेफरेंस दिया है, पेट्रार्क को मेंशन किया है, सेम ऐसा का ऐसा। और W.J. लॉन्ग, इनकी एक बुक थी, उस बुक के अंदर द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन फॉर चौसर, चौसर के लिए कहा है। W.J. लॉन्ग ने क्या कहा था? द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन, ऐसा कहा था अपनी बुक में चौसर साहब के लिए। किसने कहा था? ये ध्यान रखे, W.J. लॉन्ग ने कहा था। ही फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट, यानी हीरोइक कपलेट यूज करने वाले पहले कौन से? जोफ्री चौसर साहब थे। और किसमें यूज किया था? द लीजेंड्स ऑफ गुड वीमेन, इनका एक क्रिएशन था। कब लिखा गया था इनकी मैं बात करूंगा आपसे, स्पेशली एक बार पॉइंट्स को हाईलाइट हम कर लेते हैं। इसके बाद इनकी पूरे जीवन काल की जो 3 यात्रा थी, इटली की यात्रा थी, फ्रेंच की यात्रा थी, इंग्लिश यात्रा थी, इनका 3, जोफ्री चौसर सर को 3 पीरियड में हम पढ़ेंगे अकेले को ही। सबसे पहले इटली के जितने भी क्रिएशन थे, या इटली का जो पीरियड था उसमें, फ्रेंच का जो पीरियड था उसमें, और साथ ही साथ इंग्लिश पीरियड था जो उसमें, तब ये सब वहां पर एक बार से वापस आना है। तो यहाँ पर हीरोइक कपलेट, जैसे यहाँ पे ऑटोरिमा, ऑटोरिमा किसे कहते हैं? ऑटोरिमा कहते हैं जिसमें 8 सिलेबल होते हैं, और 8 सिलेबल यूज करने वाले पहले कौन थे? आपने जोफ्री चौसर साहब थे। और चौसर सर ने ही हीरोइक कपलेट को सबसे पहले यूज किया था, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, इस क्रिएशन के अंदर। इसके बाद राइम रॉयल, राइम रॉयल के अंदर कितने सिलेबल होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं। तो राइम रॉयल यानी कि 10 सिलेबल वाली जो पोम थी, वो भी इन्होंने ही, राइम रॉयल का यूज भी इन्होंने ही किया था। सबसे पहले किसमें किया था? ट्रोलियस और क्रेसिडिया, क्रेसिडिया इसको नोवेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रोलियस और क्रेसिडिया, जो ये राइम रॉयल यूज किया जाता है, ये भी पहली बार है। तो 3 टर्म याद रखना है। सबसे पहले ये पहले थे जिन्होंने ऑटोरिमा यूज किया था, और ऑटोरिमा किस में यूज किया था आपका, एक बार ये भी देख लीजिए, डचेस के अंदर इस पे यूज किया था। यहाँ पर
द बुक ऑफ द डचेस, जो चौसर साहब का ये क्रिएशन था, इस क्रिएशन में ऑटो रीमा सबसे पहले यूज किया गया और इसके बाद रॉयल रीमा भी यूज किया गया था। रॉयल रीमा यानी टेंस लेवल होते हैं, और रॉयल रीमा जो यूज किया गया था वो आपके ओलिसिया और साथ साथ आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पर देखेंगे। चलो, ट्रोलिस सॉरी ट्रोइलियस और क्रेसिडा, इसके अंदर टेंस लेवल रॉयल राइम का यूज हुआ, या फिर आप राइम रॉयल का यूज हुआ। हीरोइक कपलेट पहली बार यूज किया गया था द लिजेंड ऑफ गुड विमेन के अंदर, हीरोइक कपलेट इन्होंने पहली बार यूज किया। और एक ऐसा क्रिएशन था जो बिल्कुल दांते के जैसा था, तो वहां पर हाउस ऑफ फेम क्या था, हाउस ऑफ फेम था। ये रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है उसकी जैसे लगना, तो ये इनका जो क्रिएशन था हाउस ऑफ फेम, ये किसकी जैसे था, दांते का एक क्रिएशन था डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी से मिलता जुलता है चौसर साहब का हाउस ऑफ फेम। इसी के बाद देखिए, जो चौसर का एक क्रिएशन अपना है कैंटरबरी टेल्स, इस कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान लिया गया था, ध्यान रखना है यहाँ पर, कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान लिया गया था, वो जनरल प्लान कहाँ से लिया गया था, तो बकेशियो का एक डेकोमेरन, डेकोमेरन एक क्रिएशन था बकेशियो का डेकोमेरन, इस डेकोमेरन से ही लिया गया था जनरल प्लान। किसका जनरल प्लान, कैंटरबरी टेल्स का, और किसने लिखी थी, चौसर साहब ने लिखी थी। अभी तो मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैंटरबरी टेल्स कब लिखी गई थी, कितने लाइन्स थी, कितने पोइम्स थी, कौन कौन सी थी। इसके बाद यहाँ से मैं आप लोगों से ये बात करूंगा द लिजेंड्स ऑफ गुड विमेन कब लिखी गई, किस काल में लिखी गई, तो यह सारी बातें हम करेंगे। आप फिलहाल अभी के लिए ध्यान दें, आपको जितना बताया जा रहा है, ये 3 टर्म आपको पता होना चाहिए कि रॉयल रीमा क्या है, सॉरी राइम रॉयल क्या है, और आपका ऑटो रीमा क्या है, हीरोइक कपलेट क्या है। इन तीनों का यूज करने वाले चौसर साहब पहले थे, उसका यूज डचेस में किया था, इसका यूज ट्रोइलियस और क्रेसिडा में किया था, हीरोइक कपलेट द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में किया था। और कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान लिया गया था, वो जनरल प्लान चौसर साहब ने बकेशियो के डेकोमेरॉन नाम का जो क्रिएशन था उससे लिया था। और इसके बाद की बातें हम यहाँ पर करते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, तो इसके बाद देखिए आर्नोल्ड, जो आर्नोल्ड महोदय थे, चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न। आर्नोल्ड ने चौसर साहब के लिए क्या कहा था, चौसर साहब के लिए कहा था कि चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, ग्रेट मॉडर्न्स थे। और जीके चेस्टन ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा है, जबकि आर्नोल्ड ने क्या कहा था, इंग्लिश पोइट्री कहा था, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे कहा था, चौसर साहब को किसने कहा था, जीके चेस्टरन। और यहाँ पे देखिए चौसर्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टोरी नाइट टेल, नाइट टेल मतलब इनका काफी ज्यादा लंबी है, लॉन्गेस्ट स्टोरी जो है लंबियों में से जो लंबी है, नाइट टेल इनकी है। चौसर प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट, इनको प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट कहा गया। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्य की चोरी करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि जॉफरी चौसर ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा, उन्होंने जो भी लिखा दूसरों को कॉपी करके हुए लिखा, दूसरों के साहित्य के साथ छेड़छाड़ी करने के बाद लिखा, चोरी करके उन्हें लिखा गया, इसका मतलब होता है साहित्य की चोरी करना। और इनसे तभी इनको कहा गया था कि ये आम लोगों के कवि नहीं है, ये अपर क्लास के लोगों के कवि है, ये बड़े अपर क्लास जो होती है वहाँ के ये कवि है। तो ये टोटल ही सारा इन्होंने जो किया है वो सब कुछ चोरी करके इन्होंने किया है, ऐसा इनके बारे में कहा। किसने कहा मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। चौसर वॉज फॉर अपर क्लास नॉट फॉर लोअर क्लास। भाई जो चौसर थे वो अपर क्लास के लिए थे, ये लोअर क्लास के लिए थे ही नहीं। मतलब इनके क्रिएशन में इन्होंने कभी लोअर क्लास के लोगों की बात ही नहीं करी, ये हमेशा ही बात करते थे अपर क्लास के लोगों के बारे में। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए, अब मेरी बात सुनिए, आज एक्चुअल में क्या है, मैं ये क्लास जो है आप लोगों के लिए प्रीमियर लगाया गया है, इसको रिकॉर्ड में हालांकि आज ही कर रहा हूँ, करने में आज ही, लेकिन आज ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपकी 5 बजे और ये क्लास होनी है 8 बजे। एक्चुअल में मेरी सैटरडे और संडे अजमेर क्लास है, इसलिए मुझे यहाँ से 7 बजे जाना पड़ेगा, 8 बजे वाली क्लास में ले नहीं पाया, इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर दी, आप लोगों के लिए लगा दिए। आप जॉफरी चौसर को एक बार पढ़ें। इसके अलावा मैं आपकी संडे को रात को 10 बजे के आसपास या फिर 9 से 10 मैं जॉफरी चौसर की अलग से आप लोगों के लिए क्लास लेने वाला हूं, तो आप तैयार रहें, क्योंकि इनके बारे में जो चौसर साहब जो थे, जॉफरी चौसर साहब थे, इनके अंदर इनके पीरियड थे। देखो इटालियन पीरियड में इनका जीवन था, इन्होंने क्या क्या लिखा वो बात करेंगे।
फिर इसके बाद फ्रेंच पीरियड में इन्होंने क्या लिखा उसकी बात करेंगे। और एक आता है इंग्लिश पीरियड। क्या आता है? इंग्लिश पीरियड। यानी इंग्लिश पीरियड में क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखा। तो 3 पीरियड में इनका पूरा जीवन काल आता है, वो हम स्टडी करेंगे आगे वाली क्लास में। कल मेरी क्लास नहीं होगी। बाकी दूसरी बात, किसी को किसी भी तरह की कोई बात करनी है, एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। फिर भी आप इस नंबर पे बात करके अपनी कोई भी समस्या है समाधान ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।